मान लीजिए कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसे अपना कारोबार बढ़ाने के लिए एक बड़ा लोन चाहिए। वो बैंक के पास जाती है। अब बैंक के मन में सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? यही कि क्या ये कंपनी समय पर लोन चुका पाएगी? कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? बिल्कुल, ये किसी भी लेंडर के लिए सबसे बड़ा डर होता है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए, इसी डर को कम करने के लिए एक खास तरह की संस्था तस्वीर में आती है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्टडी नोट्स हैं और इनके आधार पर हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज यानी CRAs की दुनिया की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि ये एजेंसियां क्या हैं, ये काम कैसे करती हैं और भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में इनकी इतनी अहमियत क्यों है। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले ये क्रेडिट रेटिंग शब्द का मतलब क्या है? क्या ये किसी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड जैसा है? हाँ, ये रिपोर्ट कार्ड वाला एनालॉजी काफी हद तक सही है। आसान भाषा में कहें तो ये एक बाहरी, निष्पक्ष संस्था का दिया हुआ एक ग्रेड या स्कोर है, जो किसी कर्जदार की लोन चुकाने की काबिलियत को बताता है। टेक्निकली हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक इसे क्वांटिफाइड इंडिपेंडेंट असेसमेंट कहते हैं। क्वांटिफाइड मतलब जिसे नंबर या ग्रेड में बताया जा सके, और इंडिपेंडेंट मतलब किसी बाहरी संस्था द्वारा। पर ये सिर्फ एक आकलन है, कोई गारंटी तो नहीं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये असल में एक ओपिनियन है, एक राय। ये एजेंसी की राय है कि कोई कंपनी या संस्था अपना लोन चुकाने की क्षमता यानी एबिलिटी और नियत, विलिंगनेस भी रखती है या नहीं? जी बिल्कुल, क्षमता और नियत दोनों। ये कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी पैसा लौटा ही देगी। लेकिन अगर ये सिर्फ एक राय है तो फिर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इस पर इतना निर्भर क्यों है? ये तो एक विरोधाभास लगता है। किसी की राय पर इतने बड़े बड़े फैसले कैसे लिए जा सकते हैं? बेहतरीन सवाल है। वो इसलिए क्योंकि ये कोई हवाई राय नहीं होती। ये एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है जो बहुत गहरी एनालिसिस पर आधारित होती है। एजेंसी उस कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी, इंडस्ट्री का हाल और भविष्य के कैश फ्लोज को एनालाइज करती है। इससे वो ये अंदाजा लगाते हैं कि क्या कंपनी के पास लोन चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा होगा। ये सब मिलकर उस कंपनी से जुड़े क्रेडिट रिस्क को तय करता है। अच्छा, तो ये एक विशेषज्ञ की राय है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। अच्छा, तो हमारी XYZ लिमिटेड जब बैंक के पास जाएगी तो बैंक सबसे पहले उसकी क्रेडिट रेटिंग मांगेगा और फिर उस रेटिंग का क्या करेगा? बैंक उसी रेटिंग के आधार पर दो बड़े फैसले लेता है। पहला, लोन देना है या नहीं। और दूसरा, अगर देना है तो किस ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट पर। जितनी अच्छी रेटिंग उतना कम रिस्क और उतनी ही कम ब्याज दर। तो ये काम जो कंपनियां करती हैं उन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहते हैं। ये किस किस को रेट कर सकती हैं? क्या सिर्फ हमारी XYZ लिमिटेड जैसी कंपनियों को? नहीं, इनका दायरा काफी बड़ा है। हमारे नोट्स के हिसाब से CRAs रेट कर सकती हैं कर्ज लेने वालों को, जिन्हें इशूअर्स ऑफ डेट कहते हैं। इशूअर्स ऑफ डेट? इसमें कंपनियां, सरकारें और यहाँ तक कि पूरे देश यानी सॉवरेन नेशंस भी शामिल हैं। पूरे देश को भी? मतलब भारत की भी अपनी एक क्रेडिट रेटिंग है? जी हाँ, बिल्कुल। और वो रेटिंग तय करती है कि भारत सरकार को या भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजार से किस दर पे कर्ज मिलेगा। इसके अलावा ये एजेंसियां अलग अलग तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स को भी रेट करती हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, NCDs वगैरह। और बैंक लोन्स को भी? हाँ, बैंक लोन्स को भी, जैसे टर्म लोन्स और कैश क्रेडिट लिमिट। एक जरूरी सवाल जो कई लोगों के मन में आता है, क्या ये हम जैसे आम लोगों, इंडिविजुअल्स को भी रेट करती हैं? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है और हमारे नोट्स में साफ लिखा है, CRAs इंडिविजुअल्स को रेटिंग नहीं देती हैं। अच्छा। उसके लिए एक अलग सिस्टम है जिस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। ये सिर्फ बड़ी एंटिटीज और उनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है। और भारत में इन CRAs पर नजर कौन रखता है? आखिर इनके एक ओपिनियन पर बाजार में हजारों करोड़ का फैसला होता है। बिना रेगुलेशन के तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए भारत में CRAs को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर होना जरूरी है और सेबी ही इन्हें रेगुलेट करती है। सिर्फ सेबी? नहीं, इसके अलावा उन्हें RBI से भी मान्यता यानी एक्रेडिटेशन लेनी पड़ती है ताकि बैंक्स उनकी रेटिंग्स का इस्तेमाल अपने इंटरनल रिस्क असेसमेंट के लिए कर सकें। तो इन पर
कह सकते हैं कि दोहरी नजर रखी जाती है। अब यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। क्या ये एजेंसियां सिर्फ भारत में हैं या ये ग्लोबल बिजनेस है? ये एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है और इस ग्लोबल मार्केट पर सिर्फ 3 कंपनियों का दबदबा है जिन्हें द बिग 3 कहा जाता है। द बिग 3? जी, पहली है स्टैंडर्ड एंड पोर्स यानी S&P। ये सबसे पुरानी है, 1860 में स्थापित हुई। 1860? यानी ये एजेंसियां तब से हैं जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था और भारत में 1857 की क्रांति के ठीक बाद का दौर था। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है कि फाइनेंशियल रिस्क का आकलन इतना पुराना कॉन्सेप्ट है। जी हाँ। दूसरी है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस जो 1909 में बनी और तीसरी है फिच रेटिंग्स जो 1914 में स्थापित हुई। ये तीनों मिलकर दुनिया के 90% से ज्यादा रेटिंग बाजार को कंट्रोल करती हैं। अच्छा। उदाहरण के लिए अगर हम भारत की सॉवरेन रेटिंग की बात करें तो हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक S&P और फिच ने इसे BBB- दिया है, जबकि मूडीज ने Ba3 दिया है। और हमारे देश भारत में कौन सी मुख्य CRAs हैं? क्या ये बिग 3 यहाँ भी मौजूद है? बिल्कुल, उनकी सीधी मौजूदगी है। भारत में कई एजेंसियां हैं जिनमें सबसे प्रमुख है क्रिसिल लिमिटेड। ये भारत की सबसे बड़ी CRA है और इसमें स्टैंडर्ड एंड पोर्स यानी S&P की बड़ी हिस्सेदारी है। अच्छा, तो S&P का भारतीय पार्टनर है क्रिसिल? एक तरह से कह सकते हैं। और दूसरी बड़ी एजेंसी है ICRA लिमिटेड। इसमें मूडीज की बड़ी हिस्सेदारी है। और फिच? फिच की 100% सब्सिडरी है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। तो तीनों ग्लोबल जायंट्स भारत में मौजूद हैं। इनके अलावा भी कोई है? हाँ, एक और बड़ी भारतीय एजेंसी है केयर रेटिंग्स लिमिटेड जिसे LIC और कई सरकारी बैंकों ने प्रमोट किया था। तो मतलब ग्लोबल बिग 3 और एक बड़ी भारतीय एजेंसी। हाँ, इनके अलावा ब्रिकवर्क रेटिंग्स, एक्यूरिटी रेटिंग्स और इन्फोमेरिक्स जैसी एजेंसियां भी हैं जो भारतीय बाजार में अपनी जगह बना रही हैं। ठीक है, तो अब इन रेटिंग्स को समझते हैं। हम अक्सर AAA, BB+, C जैसे अक्षर सुनते हैं। हमारे ये XYZ लिमिटेड को अगर लोन चाहिए तो उसे किस तरह की रेटिंग की उम्मीद करनी चाहिए? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे 2 हिस्सों में बांटना। 2 हिस्से? हाँ, इन्वेस्टमेंट ग्रेड और स्पेक्युलेटिव ग्रेड। ओके, चलिए इसे समझते हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट ग्रेड वो रेटिंग्स हैं जो सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं, मतलब इनमें पैसा डूबने का खतरा बहुत कम होता है। सबसे सुरक्षित? इसमें सबसे ऊपर है AAA, जिसका मतलब है हाईएस्ट सेफ्टी, इससे बेहतर कुछ नहीं। अच्छा। फिर आता है AA, जिसका मतलब है हाई सेफ्टी। उसके बाद A यानी एडिक्वेट सेफ्टी, मतलब पर्याप्त सुरक्षा। और इन्वेस्टमेंट ग्रेड की आखिरी सीढ़ी है BBB, जिसका मतलब है मॉडरेट सेफ्टी। तो अगर XYZ लिमिटेड को इनमें से कोई रेटिंग मिलती है तो उसे आसानी से लोन मिल जाएगा? बिल्कुल। और स्पेक्युलेटिव ग्रेड? नाम से ही लग रहा है कि यहाँ रिस्क है। जी, इसे जंक ग्रेड भी कहा जाता है क्योंकि इनमें निवेश करना सट्टेबाजी जैसा है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, इसमें BBB का मतलब है मॉडरेट रिस्क, B का मतलब है हाई रिस्क और C का मतलब है वेरी हाई रिस्क। और अगर हमारी XYZ लिमिटेड को इनमें से कोई रेटिंग मिलती है तो बैंक उसे लोन देने से कतराएगा। हाँ, या फिर बहुत ज्यादा ब्याज मांगेगा। और सबसे नीचे अगर कोई कंपनी बिल्कुल ही पैसा न चुका पाए तो? और आखिर में है D, जिसका मतलब है डिफॉल्ट, यानी कंपनी या संस्था अपना लोन चुकाने में असमर्थ रही है। हाँ। वो फेल हो गई है। आपको याद होगा भारत में कुछ साल पहले हुए IL&FS संकट में उसे गिरने से ठीक पहले तक टॉप रेटिंग्स मिली हुई थी। हाँ, सही बात है। लेकिन जब उसने डिफॉल्ट किया तो उसकी रेटिंग सीधे D हो गई। उस एक घटना ने भारत में इन एजेंसियों की विश्वसनीयता पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। और रेटिंग्स के आगे लगे प्लस या माइनस का क्या मतलब होता है? जैसे हम AA+ सुनते हैं, हाँ। वो उस कैटेगरी के अंदर की कंपैरेटिव स्टैंडिंग को दिखाता है। अच्छा। जैसे AA+ की रेटिंग A से थोड़ी बेहतर है और AA- से भी बेहतर है। इसी तरह शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए अलग रेटिंग स्केल होता है, जैसे A1+, A2 वगैरह। ये सब उस कंपनी की वित्तीय सेहत की एक बारीक तस्वीर देते हैं। तो इन सब का असली मतलब क्या है? RBI और सेबी ने इन रेटिंग्स को कई जगहों पर अनिवार्य यानी मैंडेटरी क्यों किया हुआ है? ये सिर्फ एक राय से बढ़कर कैसे बन गई? क्योंकि ये राय पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में एक कॉमन लैंग्वेज का काम करती है। इसके अनिवार्य होने के कई बड़े कारण हैं।
पहला तो वही जो हमने बात की कि इससे बैंक और बाजार रिस्क के हिसाब से लोन की ब्याज दर तय कर पाते हैं। ये एक बेंचमार्क बन जाता है। ठीक है, ये तो समझ आता है, पर क्या इसका बैंकों के अपने नियमों पे भी कोई असर पड़ता है? बिल्कुल, और ये सबसे महत्वपूर्ण असर है। दूसरा कारण है बैंकों के लिए कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी? जी, बैंक अपने एसेट्स पर रिस्क वेट्स तय करने के लिए रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए एक AAA रेटिंग वाले कॉर्पोरेट लोन पर रिस्क वेट सिर्फ 20% होता है। एक मिनट, 20% रिस्क वेट का आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया है तो उसे उस लोन के बदले अपनी पूंजी का सिर्फ 20% यानी 20 करोड़ के हिसाब से कैपिटल रखना होगा। अच्छा। लेकिन यहीं पर खेल बदल जाता है। एक खराब रेटिंग जैसे BB पर रिस्क वेट बहुत ज्यादा 150% तक होता है। 150%? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक दो कंपनियों को 100 करोड़ का लोन दे, एक AAA और दूसरी BB, तो BB वाली कंपनी के लिए बैंक को अपनी जेब से 7.5 गुना ज्यादा पैसा ब्लॉक करके रखना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही हिसाब लगाया। ये तो बैंक के लिए बहुत बड़ा बोझ है। बिल्कुल, यही कारण है कि बैंक BB या उससे नीचे की रेटिंग वाली कंपनियों को लोन देने से बचते हैं। ये नियम बैंकों को ज्यादा रिस्की लोन देने से रोकता है और पूरे बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित बनाता है। तो ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। और क्या कोई और भी नियम है जहाँ ये रेटिंग्स देने वाले हैं? हाँ, कई है। जैसे अगर किसी कंपनी को कमर्शियल पेपर जारी करना है, जो एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है, हाँ। तो उसकी न्यूनतम रेटिंग A3 होनी चाहिए। या अगर कोई NBFC जनता से डिपॉजिट लेना चाहती है तो उसके पास कम से कम इन्वेस्टमेंट ग्रेड यानी BBB- रेटिंग होनी ही चाहिए। ये निवेशकों की सुरक्षा के लिए है। RBI की भूमिका तो साफ है, लेकिन भारत के फाइनेंशियल मार्केट का दूसरा बड़ा रेगुलेटर सेबी है। क्या उनकी दुनिया में भी इन रेटिंग्स की इतनी ही अहमियत है? उतनी ही, बल्कि कुछ मामलों में और भी ज्यादा। सेबी AA या उससे ऊपर की रेटिंग वाली बड़ी और स्थापित कंपनियों को लार्ज कॉर्पोरेट मानती है, और इन लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए ये अनिवार्य है कि वो अपने नए कर्ज का कम से कम 25% हिस्सा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से उठाएं। ये एक दिलचस्प नियम है। तो सेबी ऐसा करके कंपनियों को बॉन्ड मार्केट की तरफ धकेल रही है। इसके पीछे क्या सोच है? क्या इससे फाइनेंशियल सिस्टम को कोई फायदा होता है? इसके पीछे सोच यह है कि बड़ी कंपनियां सिर्फ बैंकों पर निर्भर ना रहें। जब वो बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाएंगी तो इससे भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट और गहरा होगा, उसमें ज्यादा लिक्विडिटी आएगी। अच्छा। ये पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मजबूत बनाता है और बैंकों पर से बोझ कम करता है। और हाल ही में एक नया नियम भी आया है IPOs को लेकर, जहां CRAs की भूमिका बढ़ी है। सही पकड़ा। अब CRAs इस बात की भी निगरानी करती हैं कि कंपनियां IPO से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं। पहले भी तो करती थी। हाँ, पर पहले ये निगरानी सिर्फ 25% फंड पर और सालाना होती थी। अब ये हर तिमाही होती है और 100% फंड पर लागू होती है। तो इससे पारदर्शिता बढ़ी है? जी, इससे IPO में पैसा लगाने वाले निवेशकों को ज्यादा पारदर्शिता और सुरक्षा मिलती है। ठीक है, तो CRAs कंपनियों, सरकारों और उनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करती हैं, पर लोग अक्सर अपने सिबिल स्कोर की बात करते हैं। पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लेने जाओ तो सबसे पहले यही स्कोर देखा जाता है। क्या ये वही चीज है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। सिबिल स्कोर एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी यानी CIC या जिसे क्रेडिट ब्यूरो भी कहते हैं, वो देती है। CRA और CIC, तो इन दोनों में असल फर्क क्या है? इन्हें कैसे अलग अलग समझा जाए? इसे एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। CRA जैसे क्रिसिल एक तरह से स्कूल की मान्यता एक्रेडिटेशन की तरह है। वो पूरे संस्थान यानी कंपनी की सेहत को परखती है। ओके। वहीं CIC जैसे सिबिल एक छात्र के रिपोर्ट कार्ड की तरह है, जो उसके व्यक्तिगत प्रदर्शन यानी इंडिविजुअल की क्रेडिट हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखता है। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। तो इनके काम करने का तरीका और रेगुलेटर भी अलग होंगे? बिल्कुल। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक CRA जैसे क्रिसिल या ICRA ये कंपनियों, सरकारों और डेट इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करती हैं और इनका काम भविष्य की संभावनाओं का आंकलन करना है और इन्हें सेबी रेगुलेट करती है। और CIC? जबकि CIC जैसे सिबिल या एक्सपीरियन ये आम लोगों यानी इंडिविजुअल्स की लोन और क्रेडिट हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखती हैं।
ये पास्ट डेटा पर काम करती हैं। अच्छा। और उस रिकॉर्ड के आधार पर एक क्रेडिट स्कोर देती हैं जो आमतौर पर 300 से 900 के बीच होता है और इन्हें आरबीआई रेगुलेट करती है। तो रेगुलेटर भी अलग हैं और जिनका रिकॉर्ड रखा जाता है वो भी अलग हैं। जी। अच्छा, तो भारत में सिबिल के अलावा और कौन सी CICs हैं? भारत में 4 मुख्य CICs हैं। ट्रांस यूनियन सिबिल जो सबसे पहली थी, इसके अलावा क्रिफ हाईमार्क, एक्सपीरियन और एक्वीफैक्स भी हैं। सिबिल की शुरुआत साल 2000 में सिद्दीकी कमेटी की सिफारिशों पर हुई थी ताकि बैंकों के लिए लोन देने का फैसला लेना आसान हो सके और बैड लोन्स कम हो। तो चलिए आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने समझा कि क्रेडिट रेटिंग एक तरह से किसी कंपनी या सरकार की साख का विशेषज्ञ आकलन है। ये एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है। हमने अपनी XYZ लिमिटेड की कहानी के जरिए देखा कि कैसे एक अच्छी रेटिंग सस्ता लोन दिला सकती है। हमने दुनिया की बिग 3 S&P, मूडीज, फिच और भारत की बड़ी CRAs जैसे क्रिसिल और आइक्रा के बारे में जाना। हमने AAA से लेकर D तक की रेटिंग्स का मतलब समझा और देखा कि भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम में इनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ब्याज दरें तय करने से लेकर बैंकों की कैपिटल एडिक्वेसी और IPO फंड्स की निगरानी तक। और सबसे अहम, हमने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी CRA और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी यानी CIC जैसे सिबिल के बीच का फर्क साफ तौर पे समझा। ये सोचने वाले अंदाज में ये पूरा सिस्टम इन एजेंसियों की निष्पक्षता और सटीकता पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जिसका जिक्र हमारे सोर्स मटेरियल में भी है। ये एजेंसियां उसी कंपनी से फीस लेती हैं जिसे वो रेट कर रही हैं। इसे इशुअर पेज मॉडल कहते हैं। अगर कभी उनकी रेटिंग गलत हो जाए, जैसा हमने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में देखा था जब इन्होंने खतरनाक एसेट्स को भी AAA रेटिंग दे दी थी, या भारत में IL&FS जैसे मामलों में हुआ। बिल्कुल, तो क्या होगा? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दुनिया भर में बहुत बहस हुई है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन शक्तिशाली ओपिनियंस को वाकई निष्पक्ष बनाए रखने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। क्या इसका कोई बेहतर मॉडल हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है।